बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दिला स्टार। मैं हूं यासिर रशीद। नाज़रीन, विफाक में एक बार फिर सियासी दर्जा हरारत बढ़ने लगा है। एतमाद का वोट कल वज़ीर आज़म को चाहिए और वज़ीर आज़म का ये इकदाम उनका जज्बाती फैसला है या जुर्रतमंदाना इकदाम है। दूसरी जानिब अपोजिशन जमातें वज़ीर आज़म के इस फैसले को अहमकाना करार दे रही हैं। उनका कहना है कि वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद हो चुका है, अब कोई वज़ीर आज़म नहीं है, अब हुकूमत से चिमटे रहने का कोई जवाज़ नहीं बनता। एक जानिब पीडीएम ने यह भी फैसला किया है कि वो कल के इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म ने अपने इत्तेहादियों के साथ भी राबिते तेज किए और कल के लिए तमाम अराकीन असम्बली को इजलास में शिरकत करने का इंदिया दे दिया और साथ ही साथ ये इशारा भी दिया कि अगर कोई कल इजलास में शिरकत नहीं करता तो उसे नाअहल करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन में भी दरखास्त दी जाएगी। इस पूरे सियासी मंजरनामे पर बात करने के लिए हमारे पैनल में आज मौजूद हैं सहाफ़ी और तजज़ियाकार राना अजीम साहब। इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया है एडिटर इस्लामाबाद राव खालिद साहब ने और ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सुहेल इकबाल भट्टी साहब ने। आप तमाम हजरात का बेहद शुक्रिया। राना साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आऊंगा। अगर कल के फैसले को देखा जाए और कल जो इजलास होना है उसको देखा जाए, अब उसमें एक दिन का गैप था आज के दिन जो पूरी हैपनिंग होती रही है, वज़ीर आज़म ने जो राब्ते किए हैं, दूसरी जानिब पीडीएम ने जो इकदाम उठाने का फैसला किया है, इन दोनों में से मस्बत कारकर्दगी और मस्बत इकदाम किसका दिखाई देता है? पीडीएम का फैसला इजलास में शिरकत ना करने का या वज़ीर आज़म का एतमाद का वोट लेने का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। देखें यासर, अगर तुम देखें, अगर गौर करें कि इन दोनों का आपने क्या मुवाजना करें तो मुवाजना करें तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने अच्छा फ़ैसला किया। देखें, अगर वो ये फ़ैसला ना करते तो तमाम अपोजिशन आज भी यही शोर डालते कि जनाब ये तो बिल्कुल इनके खिलाफत में इत्तेमाद हो गई है, इनके लोग इनके साथ नहीं हैं, ये अब हुकूमत के अहल नहीं हैं, इनको कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। देखिए, उन्होंने फ़ैसला किया कि बाकी अगर मेरे लोग मेरे साथ नहीं हैं, अगर वाकई मुझे लोग पसंद नहीं करते, मेरे वज़रा के मतलब कहा जा रहा है, मेरे अरकान असम्बली के मतलब कहा जा रहा है, तो क्यों ना फिर मैं एक चेक करके देखूं और जो मेरे ख़िलाफ़ है सामने खुल के आ जाएगा, जो मेरे ख़िलाफ़ नहीं है वो भी सामने आ जाएगा। तो ये मैं समझता हूँ जुर्तमंदाना इक़दाम है। ये बड़ा मुश्किल होता है यार सर, बड़ा मुश्किल फ़ैसला होता है कि उस वक्त में जब आप एक बहुत बड़ी शिकस्त आपको हुई हो, एक अहम, वो एक सेनेटर नहीं है, उस पर हर चीज़ डिपेंड करती थी, अपोजिशन सारी उस पर करती थी। देखें, इसमें आप देखें कैसी चीज़ है कि मुस्लिम लीग नून ने पहले मिठाइयाँ बांटी गिलानी साहब के नाहल होने पे, फिर मिठाइयाँ बांट रहे हैं उनके सेनेटर बनने पे। सूबा खैबर पख्तूनख्वा में वो नहीं है, सिंध में वो नहीं है, सेनेट की उनके पास नशस्त नहीं है, KPK में उनके पास नहीं है, बलोचिस्तान में उनके पास नहीं है। इसके बावजूद वो सब कह रहे हैं 3 इकाइयों में वो नहीं है, उसके बावजूद वो इसी पे है कि इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म होना चाहिए। इमरान खान ने जुर्तमंदाना इक़दाम किया मेरी नज़र के मुताबिक, इससे कोई इख्तलाफ कर सकता है और इसका फ़ैसला कल हो जाएगा। अगर वाकई इमरान खान मान लें 180 वोट ले जाते हैं, 179 वोट ले जाते हैं, तो इसका मतलब है कि उनकी ज़ात पे इत्मीनाद है बहुत से अरकान असम्बली को, चाहे जो बिक गए हैं जिनका मतलब कहा जा रहा है वो भी मजबूरी की सूरत में आए, तो मजबूरी की सूरत में तो इत्मीनाद के वक्त में इनका साथ दे सकते हैं ना यार सर। ये चीज़ें तो सामने आती हैं और कल जो होगा आपको पता है वहाँ पे हल्का भी लिखा जाएगा, सारा कुछ लिखा जाएगा, नाम, अरकान असम्बली, रुकने असम्बली, हल्का कौन सा है, ये सारी चीज़ें कल लिखी जाएंगी। तो ये सारा कुछ है, ये बड़ा अहम। पीटीएम ने, जहाँ पीडीएम का जहाँ तक मामला है, देखिए पीडीएम ने यही करना था। मेरी पास ये भी इतला है कि एक तरफ तो पीडीएम इस मामले पे है कि कोई इजलास में शिरकत ना करे और दूसरी तरफ वो इस्लामाबाद में इकट्ठे भी हैं। हो सकता है वो इजलास को ख़राब करने के लिए अचानक फैसला तब्दील कर लें, हो सकता है वो इजलास में जाके अचानक इजलास को ख़राब भी करे, ये भी कुछ हो सकता है। वो हिकमत अमली 1, हिकमत अमली 2, वो प्लान 1 प्लान 2 जो है दोनों पे काम कर रहे हैं। देखें, कल का दिन पाकिस्तान की तारीख में बड़ा अहम दिन है। वज़ीर आज़म अगर एतमाद का वोट ले लेते हैं तो उसके बाद एक बहुत बड़ी सोच ये भी है और बहुत सी चहमगोइयाँ ये भी हो रही हैं कि हो सकता है वज़ीर आज़म इत्मीनाद का वोट लेने के बाद कोई ऐसा बड़ा फैसला ना कर दे जो अपोजिशन पर बिजली बन के गिरे। देखें, ज़हन में रखिएगा, अगर वज़ीर आज़म इत्मीनाद का वोट लेने के बाद कहते हैं मैंने इत्मीनाद का वोट ले लिया है, वो तो ज़हनी तौर पर तैयार है, यहाँ तक कि मैं अपोजिशन में बैठने के लिए भी तैयार हूँ, वो नए इलेक्शन के लिए भी तैयार है कि अगर बहुत ज़्यादा कोई तंग करेगा तो उसके बाद अगर उनको ऐसा इक़दाम कर दिया किसी और तरफ बात चले गई तो फिर तो उसके हाथ क्या आएगा, जिसे हम कहते हैं अपोजिशन कहाँ खड़ी होगी। या सर, आने वाले दिन जो है ना, हम आपको आज अपने प्रोग्राम में हम ये भी ब्रेक करें, आने वाले दिन जो हैं एक झटका लगा है हुकूमत को, मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में
कोई बड़ा झटका जो है अपोजिशन को यानी आपकी नजर में एक बड़ा झटका अपोजिशन को लग सकता है। उसको आगे जाके मैं आपको उसकी तफसील बता दूंगा और जब मैं चीजें बताऊंगा वो सामने आ जाएंगे आपके। चलें राव साहब, आप क्या समझते हैं कि एक जानिब अपोजिशन का मौकिफ ये है कि वो अरकान असम्बली जिन्होंने आपको धोखा दिया, अपनी वफादारियां तब्दील की सेनेट इलेक्शन में, अब आप उन्हीं लोगों से एतमाद का वोट ले रहे हैं, तो आपको शर्म आनी चाहिए कि आप उन्हीं लोगों पे दोबारा एतमाद कर रहे हैं कि वो आप पर एतमाद करेंगे। इस मौकिफ को किस नजर से देखते हैं? एक तो मैं इस मुनाफकत की इंतहाई हो गई है। वैसे कल तक तो वो बड़े बाज़मीर लोग थे, उन्होंने ज़मीर की आवाज़ पे वोट दिया था, अब वो धोखेबाज हो गए हैं। अब क्योंकि वज़ीर आज़म के एतमाद का वोट देने लगे हैं तो उनको गालियां देनी शुरू कर दी हैं। आप तो कह रहे थे कि ये बड़े बहादुर लोग हैं, इनके ज़मीर जाग गए हैं, इनका ज़मीर ज़िंदा हो गए हैं और वो अपने ज़मीर की आवाज़ के ऊपर वोट देने जा रहे हैं। वो इतने बहादुर लोग थे और उन्होंने सपोर्ट भी किया और उन्होंने कहा जी बिल्कुल ज़मीर की आवाज़ पे दिया है। अभी पूछे ना कि कभी टिकट का कहते हैं, कभी किसी का कहते हैं, वैसे ऑन रिकॉर्ड ज़रा बैठ के बताएं, लिख के दें कि जी इन्होंने ज़मीर की आवाज़ पे दिया है या टिकट पे दिया है या पैसों पे दिया है। तो वो ऐसे बहादुर लोगों के बारे में एकदम से इनकी पोजीशन कैसे तब्दील होगी, मुझे समझ नहीं आती। और वैसे भी ये डबल स्टैंडर्ड हमारी पॉलिटिक्स में हर तरफ हैं। मज़े की बात यह है कि कोई जमात, सियासी जमात इससे मुबर्रा नहीं है, क्योंकि वही लोग हैं जो इधर उधर होते रहते हैं, जाते आते रहते हैं, पैसे भी लेते हैं, कार्रवाई भी डालते हैं। और अगर ये कारोबार धंधा ये करेंगे और उसके बाद इमरान खान सही कहते हैं, जिस किस्म का आगे चल के फिर सोसाइटी जिस तरह की डेवलप होगी, जमहूरियत जिस तरह की डेवलप होगी, तो वो उसमें तो यही धंधा ही चलेगा। उसमें पैसा कितनी देर पैसे दे सकते हैं, जब तक वो कमाएंगे नहीं तो वो लगाएंगे कैसे फिर इन लोगों को खरीदने के लिए। तो वो एक विशियस सर्कल जो लूट मार का, करप्शन का शुरू हो जाता है, वो चल पड़ता है। तो मैं इनको अपोजिशन वालों को खास तौर पर यह कहना चाहता हूँ कि आपको तो पता है कि ये बाज़मीर लोग कौन है, तो आप हिम्मत करें उनके नाम बता दें। वैसे बाज़मीर लोग तो खुद बहादुर होते हैं, उनको खुद सामने आ जाना चाहिए कि जी हम बाज़मीर लोग हैं और दुनिया पूरी कदर करती है ऐसे लोगों की। वो आके बताएं कि हमारा ज़मीर जागा था, हमने वोट दिए हैं, हमें हफीज़ शेख पसंद नहीं था। अगर उनको हफीज़ शेख पसंद नहीं था, उसकी बहुत आसान हल था। जिस तरह 7 वोट ज़ाया हुए हैं, 16 वोट ज़ाया हो सकते थे, कोई इशू नहीं था। दूसरी तरफ वोट डालने का मतलब ये है कि चाहे टिकट का लालच दिया गया, चाहे पैसों का लालच दिया गया, जो मूसा उसके गिलानी साहब के बेटे की जो सारी वीडियोस आई हैं, तो वो यकीनन उन्होंने अली हैदर गिलानी लालच के तहत सारा कुछ हुआ है ये। और इस लालच के ऊपर इतना फख्र करना, इतना यानी उसके ऊपर डेमोक्रेसी इज बेस्ट रिवेंज लिखना, ये किससे बदला ले रहे हैं आप? इस कौम से बदला ले रहे हैं जिसके पैसे लूट के आप वोट खरीदते हैं और उसके बाद उनको खर्च करते हैं फिर इन लोगों को खरीदने के लिए, और इन लोगों को आदी बनाते हैं, इनके मुंह को ये आप खून लगाते हैं इस किस्म का, और उसके बाद आप कहते हैं जी पाकिस्तान में डेमोक्रेसी भी होनी चाहिए और बड़ी कमाल की डेमोक्रेसी होनी चाहिए और डेमोक्रेसी से बेहतर इंतकाम भी कोई नहीं है। शर्म से डूब मरने का मकाम है ये डेमोक्रेसी के लिए भी। और ये दोहरा मायार है कि आप अपनी मुनाफकत जो है, पाकिस्तान में अपनी आसाइशें जो हैं और अपने जाती मफाद जो है उसे जमहूरियत का नाम देकर अवाम को सबक पढ़ाएं। भट्टी साहब, आप क्या समझते हैं, क्या कोई माजी में ऐसी नज़ीर मिलती है? शफकत महमूद साहब का तो क्लेम यह है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने भी एक दौर में एतमाद का वोट लिया था। क्या नवाज शरीफ साहब ने लिया था और किस वक्त में लिया था? दूसरा ये कि इस वक्त वजीर आजम का यह इकदाम आपकी नजर में किस हद तक दानिशमंदाना है? जैसे देखिए, पाकिस्तान की सियासी तारीख के अंदर ये ऐसे इकदाम तो मुतअद्दिद मौक़ों पर हुए हैं, बड़ी जोड़ तोड़ हुई है। लेकिन एक बात आप लिख कर रख लीजिए, जब भी कोई हुकूमत कभी भी उसको ईवान के अंदर जब एतमाद का वोट लेने की जरूरत पेश आ जाती है, उस वक्त जब उसके साथ इत्तेहादी खड़ी और बहुत गिनी चुनी तादाद आपके साथ है, तो भले उस इत्तेमाद का वोट हासिल करने में आप कामयाब हो जाते हैं, लेकिन आपकी वो पोजीशन नहीं रहती। आप इत्तेहादियों के हाथों ब्लैकमेल होने का सिलसिला आपका शुरू हो जाता है। इत्तेहादियों के मुतालबात, वो मुतालबात जिसकी कीमत मुल्की खजाने को चुकानी पड़ती है, इस मुल्क की आवाम को चुकाना पड़ती है और सबसे बढ़कर बरसरे इक्तदार जमात को चुकाना पड़ती है। इस सिनेरियो के अंदर अब बड़ा मुश्किल टाइम होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी। भले कल का दिन वो यकीनी तौर के ऊपर बिल्कुल सूरत हाल वाज़ेह है कि एतमाद का वोट हासिल कर सकते हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, जिस किस्म की अरेंजमेंट की गई है अपोजिशन पीडीएम के प्लेटफॉर्म से, वो अनाउंसमेंट होगी कि हम जाने को तैयार नहीं है। लेकिन इत्तेहादियों के मुतालबात सामने आना शुरू हो गए। वो एक टाइम जो 2.5 साल जिस तरीके के साथ इमरान खान साहब और उनकी कैबिनेट ने गुजारा, आने वाले दिनों में वो वक्त नहीं होगा। हर गुजरते दिन के साथ सियासी चैलेंजेस बढ़ेंगे और मरकज से ज्यादा
पंजाब के अंदर आपको सबसे मुश्किल सूरत हाल का आने वाले दिनों में सामना करना पड़ेगा। तो अब इन्होंने जो असल मसला है, जो इन 2.5 सालों के दौरान जिस मसले की जानिब हम इशारा करते रहे, बात करते रहे, अगर आपने उन खराबियों के ऊपर काबू पाया होता, आपने उस कारकर्दगी का मुजाहरा किया होता जिसकी आपने कमिटमेंट की थी, तो आज आप कौम से ये भी कह सकते थे कि ये वो अपोजिशन है जो हमने ये वो सारे इकदाम किए हैं जो अवाम के मफाद में थे, उनको सबूताज करने के लिए एफर्ट करें। आपकी पोजीशन वो न होती। आज आप खुद कहते हैं कि हमारे कुछ अरकान कौमी असम्बली हमसे नाराज हैं, जिनके जो जायज मुतालबात थे हम वो भी नहीं पूरे कर रहे थे। तो सिचुएशन काफी गंभीर है। वक्ती तौर के ऊपर आप एतमाद का वोट हासिल करने में यकीनन तौर के ऊपर खान साहब कामयाब हो जाएंगे, लेकिन चैलेंजेस बढ़ेंगे आने वाले दिनों के अंदर। आज जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर आला सतही इजलास हुआ, मेरी इतला के मुताबिक चौधरी सालेह हुसैन साहब इस्लामाबाद में मौजूद थे, लेकिन हुकूमती ज़राए कह रहे हैं कि इजलास में नहीं थे। मोहन इलाही साहब ने शिरकत नहीं की। उनके मुताबिक वो सफर में है, उनके मुताबिक वो सफर में है, वो इजलास में शिरकत नहीं कर सके, लेकिन कल पहुंच जाएंगे। उस वक्त वो इस्लामाबाद में मौजूद थे, सही, बिल्कुल पार्लियामेंट के बिल्कुल बहुत ही करीब मौजूद थे। यानी आपकी इतलात के मुताबिक वो उधर ही करीब मौजूद थे, लेकिन उन्होंने शिरकत नहीं की। इसका मतलब कोई जेस्चर दिया। राना साहब, जैसा कि भट्टी साहब इशारा दे रहे हैं, स्टैंडिंग वो नहीं होगी। अगर आप देखें तो आज जब एमकेएम से राबिता किया गया चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने, और उन्हें यकीन दहानी मंगवानी थी एमकेएम की जानिब से, तो एमकेएम ने उसी लम्हे डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए अपना उम्मीदवार लाने की गौर करना शुरू कर दिया है। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में हुकूमत का अगला कदम क्या होगा? यासर, पहली बात तो यह है कि अभी चौधरी परवेज़ लाई या सुहेल भट्टी साहब दुरुस्त कह रहे हैं, इनके पास इन्फॉर्मेशन है, लेकिन अभी चौधरी परवेज़ लाई साहब ने बड़ा खुल डुल के लाहौर में जो ज़हराना दिया हुआ है उसमें उन्होंने कहा जी हम हर सूरत में मुकम्मल तौर पर इमरान खान साहब के साथ करें। अब उनके लोग क्यों नहीं पहुँचे, ये इसका जवाब उन्हें देना चाहिए। अगर मौजूद है इस्लामाबाद में और मौजूद होंगे, क्योंकि भट्टी साहब की इन्फॉर्मेशन गलत नहीं हो सकती, तो उन्हें पहुँचना चाहिए था। लेकिन यासर, दूसरा मैं तो कहूँगा कि अब सेनेट के इलेक्शन जो है ना, इनका नाम रख देना चाहिए कौन बनेगा करोड़पति। अब ये रख देना चाहिए, क्योंकि अब कोई शख्स ऐसा नहीं है जिसको नहीं पता कि पैसे चल रहे हैं। कौन ऐसा गली मोहल्ले चौक को चौराहों पर हर जगह पर ये डिस्कस हो रहा है कि सेनेट के वोट बिकते हैं, सेनेट में वोट बिकते हैं, सेनेट में वोट बिकते हैं। तो भाई जब करोड़ों में बिकते हैं तो कौन बनेगा करोड़पति, इसका ये नाम रख देना चाहिए। कम से कम लोगों को फिर शक व शुबहत तो ना रहे। जहाँ तक भट्टी साहब ने कहा पंजाब की सूरत हाल पे आ जाते हैं, तो यासर इसमें कोई शक नहीं कि पंजाब की सूरत हाल जो है ये भी बड़ी अगर गौर करें तो इसमें अगर एक इत्तेहादी जो हैं चौधरी परवेज़ लाई साहब, ये अगर साइड पे हो जाते हैं, 4 आज़ाद लोग हैं ये साइड पे हो जाते हैं, पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून ये मिल जाते हैं, तो हुकूमत ख़त्म हो जाती है। हुकूमत जो है उसके पास नहीं रहता। सिर्फ एक चीज़ है जो उनको बचा सकती है, वो मुस्लिम लीग नून के जो बागी अरकान हैं, लेकिन इसी तरह इनके अंदर भी कोई ना कोई बागी हो सकता है। अब मामला बड़ा क्लियर। अभी तक जो सुनने में आ रहा था, जो सामने चीज़ें आ रही थी कि शायद परवेज़ लाई साहब जो हैं वो जरदारी साहब उन्हें मना लेंगे, उनके साथ कर लेंगे, लेकिन परवेज़ लाई साहब ने अपना स्टैंड बिल्कुल वाज़ेह रखा हुआ है। और दूसरी बात यह है कि मुस्लिम लीग नून क्यों पंजाब परवेज़ लाई साहब को देगी? या सर क्यों देगी? मुस्लिम लीग नून का बयानी और परवेज़ लाई साहब का बयानी में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। पीपल्स पार्टी के पास जो इतने लोग ही नहीं वहाँ पे कि वो एक वजारत भी ले सके, मुस्लिम लीग नून के पास है ना। और अगर ये मुस्लिम लीग नून के बागी ज़्यादा सामने आ जाते हैं तो फिर ये लोग अलहदा भी हो जाएं तो कुछ नहीं हो सकता, फिर भी हुकूमत जो है वो 6 से 7 वोटों से आगे चले जाती है। लेकिन अब मामला देखने में कुछ पंजाब के अंदर मुझे नज़र आ रहा है कि पंजाब में कुछ होने वाला है। वो किस तरीके से होना है, किस तरीके से होना है, किसने करना है, लेकिन कुछ ना कुछ हलचल चल चुकी है। और ये हलचल इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि आज तो बहुत सी क्यास किराइयाँ ये भी गर्दिश करने लगी थी कि फ़लाँ वज़ीर जो है उसका इतने मिनट इंटरव्यू हो गया, फलां वज़ीर के मुतल्लक जो है इंफॉर्मेशन ली जा रही है, नाम आ गए थे सामने। अब पंजाब के अंदर अगर हम अददी हैसियत देखें, अददी तादाद देखें, तो उस हिसाब से मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है कि आसफ अली जरदारी साहब ने जो एक प्लान बनाया हुआ है, उनके फार्मूले के मुताबिक, उनका फार्मूला ये है कि पंजाब तहरीक इंसाफ से ले लिया जाए तो तहरीक इंसाफ के ही किसी इत्तेहादी को आगे कर दिया जाए। इसी तरह वो कह रहे हैं कि बलोचिस्तान लेकर बलोचिस्तान हवाले कर दिया जाए इसके मौलाना फजलुर रहमान के, और वफाक के अंदर जो है वो कोशिश जारी रखी जाए और ऐसा को डेंट डालने के लिए ऐसी कोशिश की जाए कि -1 फार्मूला वो कामयाब नहीं हो सकता। बाकी दोनों मनसूबे भी उनके कामयाब नहीं हो सकते। देखें चौधरी बरादरान, मैं फिर कह रहा हूँ, खड़े हैं वो, अभी तक तो खड़े हैं और हमेशा उनकी एक चीज़ है कि वो खड़े रहते हैं। अब मुस्लिम लीग नून के अंदर एक बड़ा ग्रुप ऐसा मौजूद है जिसे मरियम का ग्रुप आप कहते हैं,
शहबाज शरीफ नहीं मैं कह रहा, जिसे मरियम का ग्रुप कहते हैं, मरियम का ग्रुप क्यों सपोर्ट किसी और को करेगा? मुस्लिम लीग पंजाब तो अपने लिए लेगी ना, अगर उनके पास पंजाब नहीं आता तो वह क्यों किसी के लिए हमायत करेगी? और फिर इसी तरीके से अगर चौधरी परवेज राई का जिनका नाम लिया जा रहा है कि इन्होंने उनके साथ जाना है और उनको अगर वज़ीर आला नहीं बनाया जाता तो चौधरी क्यों जाएंगे? चौधरी इस वक्त एक बिल्कुल अपने साथ अपने इत्तेहादियों के साथ खड़े हैं, तमाम गिले शिकवों के बावजूद खड़े हैं, खड़े होकर वोट दिया है, आगे भी वोट देने की बात कर रहे हैं। आज भी उन्होंने लाहौर में जो ज़ोहराना दिया हुआ है बेहतरीन। क्या होगा विफाकी हुकूमत का? क्या हुकूमत के इस इकदाम से अपोजिशन घबराई हुई? अपोजिशन बहुत घबराई हुई है यासर, बहुत घबराई हुई है। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है, मैंने एक अपोजिशन के अहम लीडर जो साबिक वज़ीर इत्तलात भी रहे, मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा यार, ये लफ्ज़ मैं आपको बता रहा हूँ, उन्होंने कहा यार पागल जाग है, इन होवे असम्बलियाँ तोड़ दे। ये मैं आपको ये जिस तरह पंजाबी में उन्होंने मुझे लफ्ज़ कहा, मैं आपको यही बात बता रहा हूँ कि ये यहाँ तक अपोजिशन डरी हुई है कि ये ना हो कि कोई ऐसा काम हो जाए कि पता चले हमारे हाथ भी कुछ नहीं आया। तो ये तो बड़ी क्लियर सी चीज़ें हैं कि अपोजिशन को भी बहुत सी चीज़ों का खदशा है और इसी खदशे पे ही अपोजिशन जो है ये तकसीम भी होगी। आसिफ अली जरदारी कभी नहीं चाहेंगे, जरदारी साहब, कि हुकूमतें इस तरह ख़त्म हो, कोई ऐसा मामला हो। उनको पता है कि हमारे पास जिस जगह पे जो मौजूद है हम उससे बेहतरीन तरीके से गुजारा कर रहे हैं। अगर किसी का गुजारा नहीं हो रहा तो मौलाना फजलुर रहमान या मरियम साहिबा हैं, वो चाहती हैं कुछ हो जाए, लेकिन उनके चाहने से नहीं होगा, जिनके चाहने से होना है वो नहीं चाहते तो किस तरह होगा? सही। इलेक्शन कमीशन पर बात कर लेते हैं। राव साहब, एक जानिब वज़ीर आज़म ने इल्ज़ामात लगाए, वज़रा ने भी इल्ज़ामात लगाए, तो आप इलेक्शन कमीशन के जवाब को किस नज़र से देखते हैं? क्या एक तरफ से वज़ीर आज़म अगर इल्ज़ामात लगाए तो किसी इदारे को इस तरीके से जवाब देना चाहिए जिस तरह जारहाना तरीके से जवाब दिया गया? देखिए, इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसके इख्तियारात लामहदूद है। उसके चेयरमैन को आप जो हेड हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, उसको बिल्कुल जो जज को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है उस तरह का तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, ना उसको आप हटा सकते हैं। और जब वो इलेक्शन होता है किसी जगह के ऊपर भी, तो वो पूरी मशीनरी जो वहाँ की है, जो इंतज़ामी मशीनरी है, जो दूसरे इदारे हैं, वो सब उसकी मदद के लिए काम करती हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन में उसको प्रोवाइडेड है। बहुत पावरफुल इदारा है, इसमें कोई शक नहीं है। अब आप डस्का का इलेक्शन और सेनेट के इलेक्शन के कंपैरिजन पे जब आप जाएंगे तो ये बुनियादी तौर पे कोई भी बंदा जब दोनों के कंपैरिजन में देखेगा तो उसको एक नज़र आएगा तजाद। बुनियादी तौर पे उन्होंने अपनी प्रेस रिलीज में खुला तजाद लिखा है, तो वो तजाद उनको नज़र आएगा। जब डस्का के वहाँ पे कोई अनॉमली होती है, कोई गड़बड़ होती है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स आगे पीछे हो जाते हैं, तो वो सारा मलबा इंतज़ामिया पे डाल दिया जाता है। जब सेनेट के इलेक्शन होते हैं तो उसका सारा क्रेडिट खुद ले लिया जाता है। भाई, ये इंतज़ामी तौर पे हो, भले ख़राबी भले अदरवाइज़ हो, जिस हल्के में इलेक्शन हो रहा है वो पूरी इलेक्शन की ज़िम्मेदारी है। इलेक्शन कमीशन को वहाँ से डस्का से शिकायतें मिल रही थी, वहाँ पे डीएसपी के हवाले से भी और बाकी लोगों के हवाले से भी उन्होंने कोई स्टेप नहीं लिया, उन्होंने कोई हटाने की बात नहीं की। बाद में उन्होंने एक्शन लिया, प्रॉम्प्ट एक्शन लिया। जहाँ तक वज़ीर आज़म की बात है, वो बुनियादी तौर पर जो गवर्नमेंट का जो है जोर है, जिस पे इसरार कर रहे हैं या जिस पे वो प्रेशर डाल रहे हैं जिस पॉइंट के ऊपर, वो ये है कि जब एक एविडेंस आ गई है इलेक्शन से एक दिन पहले आपके पास, हम आपके पास दरख्वास्त भी दे चुके हैं, उसकी एविडेंस भी दे चुके हैं, तो कम अज़ कम उसको कंसीडर तो करें ना कि ये चीज़ है, इसके बारे में आपने क्या फ़ैसला करना है। इलेक्शन मुलतवी करने हैं, इलेक्शन करा के उसके बाद किस तरह से करना है। और जिस बुनियाद पे इलेक्शन कमीशन ने माजरत के साथ उसको आर्गू किया है कि 164 जो पड़े हैं हार गए, तो वो उस पर एतराज़ कर रहे हैं, उसी हाल में। यानी दोनों तरफ का मुवाजना करें तो इल्ज़ामात एक जैसे हैं, लेकिन उस पर फैसला और राय मुख्तलिफ है। भट्टी साहब, आप क्या समझते हैं, इलेक्शन कमीशन ने जो आर्ग्यू किया है वो ये कि एक ही छत तले इलेक्शन हुए, उसमें से आप जहां पे जीते वो आपको ठीक लग रहा है, जहां पे आप नहीं जीते वो आपको मुतनाज़े लग रहा है, तो मजमूई तौर पे अगर ज़िमनी इंतखाबात को देखा जाए तो उसमें भी तो ऐसा ही था ना, जहां पे जीते मुस्लिम लीग नून के लिए वो ठीक इलेक्शन थे, जहां पे वो हारे उनके लिए वो गलत इलेक्शन थे। तो आप इसको लेकर आने वाले दिनों में इदारों के दरमियान तसादुम भी देख रहे हैं, हुकूमत और इदारे के दरमियान? यासिर, देखिए, मेरे ख्याल में हुकूमत को और बिलखुसूस प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को जो उन्होंने 3 मार्च के बाद जो लबो लहजा इख्तियार किया, जो तो अपने कौम से खिताब में जिस किस्म का इल्ज़ामात उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर आयद किए, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का उनको शुक्रगुजार होना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जो अपने कानून में
गालिबन उसके सेक्शन 12 है जो तौहीने अदालत की टाइप की कार्रवाई होती है, उसका कार्रवाई शुरू करने का इख्तियार हासिल है। उन्होंने ये कार्रवाई शुरू नहीं की, सिर्फ उन्होंने हकाइक सामने रखे हैं और हुकूमत वक्त को बावर कराने की कोशिश की है कि ये आपको जेब नहीं देता, ये वो हकाइक है। तो जहां तक आपका सवाल है कि तसादुम शुरू हो गया, तो बिल्कुल आप कह सकते हैं कि जो इस वक्त आने वाले दिनों के अंदर बहुत से और मामलात अभी तय होना बाकी हैं। फॉरेन फंडिंग केस बहुत एडवांस स्टेज पर है और जिस नहज में वो जा रहा है उसकी इंप्लीकेशंस फ्यूचर के ऊपर सामने आएंगी। तो लिहाजा ये जो लबो लहजा इख्तियार किया गया है प्राइम मिनिस्टर की तरफ से या वुज़रा की तरफ से, ये दुरुस्त नहीं है। ये पाकिस्तान की सियासी तारीख है। आप 1973 के बाद देख लें, जुल्फ़िकार अली भुट्टो हों, बेनज़ीर भुट्टो हों, नवाज शरीफ हों, इवन साबिक सदर जनाब परवेज मुशर्रफ साहब हों, उन जिस किसी ने भी जब किसी इदारे के साथ टकराव किया है तो उसके एंड रिजल्ट अच्छा साबित नहीं हुआ और अल्टीमेटली किसी न किसी शेप में उनको प्राइस पे करना पड़ी है। तो इस वक्त जो सिनेरियो है, जिस किस्म के लबो लहजा इख्तियार किया गया है और जो आने वाले दिनों के अंदर जो सियासी मंजरनामा दिखाई दे रहा है, उसके अंदर लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कुछ शख्सियात को बहुत सीवियर किस्म की रिजर्वेशन है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर। लेकिन उन्हें इस बात को मद्देनजर रखना चाहिए जो वो मुख्तलिफ निजी महफलों के अंदर जिन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हैं, उस इलेक्शन कमीशन के सरबराह को मौजूदा हुकूमत ने ही अपॉइंट किया है। यही एक बड़ा सवाल है। राना साहब, मैं ब्रेक के बाद आपकी तरफ इसी सवाल पे आऊंगा कि सरबराह को लेकर जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं और जो रिश्तेदारियों की बात हो रही है, ये तय्युनाती किस तरीके से हुई, इसी पे मजीद भी बात करेंगे। लेकिन नाज़रीन, एक शॉर्ट ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, बात हो रही थी इलेक्शन कमीशन को लेकर, इलेक्शन कमीशन पे जो इल्ज़ामात लगे और उसके बाद जो इलेक्शन कमीशन ने अपना एलामिया जारी किया। राना साहब, अब इलेक्शन कमीशन के सरबराह को लेकर नून लीग से रिश्तेदारियों की भी बातें बड़ी गर्दिश कर रही हैं और एक मखसूस हल्के में कर रही हैं। अब तय्युनाती पे भी बातें होने लगी कि तय्युनाती किस तरह हो गई अगर इनकी रिश्तेदारी थी। तो इसको लेकर आने वाले दिनों में आप प्रोपेगेंडा कुछ देख रहे हैं? देखें, प्रोपेगेंडा तो ये चल रहा है जी कि मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ के बड़े करीबी साथी जो हैं उनकी इनके साथ रिश्तेदारी, ये प्रोपेगेंडा चल रहा है। लेकिन एक सवाल है, चले इनके साथ रिश्तेदारी हो गई, इस्लामाबाद जहाँ सुहेल भट्टी साहब, राव साहब बैठे हैं, वहाँ इस्लामाबाद के अंदर एक बड़ी अहम तरीन शख्सियत जो है वो मौजूद है, उस तैनात है और उसके पास बड़ा अच्छा खासा ज़िम्मेदारी भी है। वो भी तो जिस शख्सियत का नाम लिया जा रहा है उसके इंतहाई करीबी अजीज़ हैं, उनकी तैनाती फिर किस तरह होगी? उनकी तैनाती कराने वाले हुकूमत के अंदर कौन से लोग थे? उनकी तैनाती की सिफारिश करने वाले हुकूमत के अंदर कौन से लोग थे? ये तो आप वज़ीर आज़म साहब को देखना चाहिए। वो जो नवाज शरीफ साहब के करीबी साथी हैं, उनके एक और करीबी अजीज जो है वो इस्लामाबाद में तैनात है अहम तरीन ओहदे पर। यानी फिर इसका मतलब ये हुआ कि उनके ताल्लुकात तो ये भी अफवाह गर्दिशकारी है कि उन्होंने किसी को प्लाट भी दिया है और बड़ी अहम शख्सियत को प्लाट दिया है जिसके बाद उनकी सिफारिशें हुई हैं। तो ये बड़ी चीज़ें चल रही हैं। तो ये तो फिर वज़ीर आज़म साहब को सोचना चाहिए कि उनके इर्द गिर्द बैठे किस शख्स ने ऐसे लोगों की सिफारिश की जो इनके सियासी मुहालिफ जिस पर ये इल्ज़ाम लगाते हैं उनके करीब तरीन आदमी का करीबी अजीज़ हैं। ये बजाय चाहे मगोइयाँ अब करने के, ये उस वक्त सोचना चाहिए था, ये अब ये सोचना चाहिए कि इन तैनातियों के पीछे वज़ीर आज़म साहब से किसने सिफारिश की, वो कौन सी शख्सियत थी और उसने क्यों सिफारिश की? क्या मेरिट पे की, मेरिट से हट के की, उसके कोई मफादात थे? अगर उसके मफादात थे, उसके नहीं मफादात थे, मेरिट पे की थी, तो फिर आप किसी की रिश्तेदारी का इल्ज़ाम क्यों लग रहे हैं? यानी वज़ीर आज़म को जहाँ बेशतर चैलेंजेस का सामना है वहाँ पे इस पर भी सोच विचार करनी होगी। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे कि इस वक्त जो अपोजिशन का सामना है उसके साथ साथ वज़ीर आज़म को और वफाकी हुकूमत को मुआशी अशारिये बेहतर समत में गामजर करने का भी चैलेंज दरपेश है। उसमें एक बड़ा गोल अचीव हो चुका है। अब एक टाइम सेट किया गया था, टाइम फ्रेम में 3 माह का वक्त था जिसमें अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाना था और उसके साथ साथ मुआशी कारकर्दगी को बेहतर बनाना था। हम ये देखेंगे कि मुआशी कारकर्दगी किस सेक्टर में किस तरीके से बेहतर हुई और उसके आने वाले दिनों में असरात क्या होंगे। भट्टी साहब, वो कौन सा गोल है जो अचीव हो चुका मईशत को लेके और आने वाले दिनों में टारगेट सेट क्या किया गया है और उस टारगेट को अचीव करने के इम्कानात किस हद तक रोशन है? यासी देखिए, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को मौजूदा सियासी सूरत हाल का काफ़ी हद तक अंदाज़ा था कि अपोजिशन गुज़िश्ता कुछ माह से जब बिलखुसूस पीडीएम के प्लेटफॉर्म से जलसों रैलियों का आगाज़ हुआ, उन्हें अंदाज़ा था कि उनके ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है।
उन्होंने जो अवाम की तवक्कुआत से कुछ बढ़कर वादे किए थे, उनमें से कुछ ऐसी चीजों को मटेरियलाइज करना जरूरी है ताकि जब कभी भी अवाम के पास दोबारा जाएं तो उनको बताया जा सके हकाइक के साथ कि ये वो सिग्निफिकेंट चेंजेस हैं, इंप्रूवमेंट है जो वो लेके आए। 3 बड़े अहदाफ उन्होंने तय किए कि पहले ज़र मुबादला के ज़खायर पर दबाव कम करना है ताकि जो डॉलर की वैल्यू है वो मजीद ना बढ़े। अगर डॉलर की कदर को आप रोक लेते हैं तो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आपने महंगाई के जिन को एक जगह के ऊपर आपने काबू कर लिया। इस मकसद के लिए उन्होंने टास्क दिया हुआ था जिसके अंदर असली क़यादत ने बड़ा कलीदी किरदार अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म के मामले खुसूसी बराए तवानाई नदीम बाबर, सेक्रेटरी पेट्रोलियम सयाहुद्दीन, इन्होंने एफर्ट्स की और अल्टीमेटली कतर के साथ इजाफी LNG की जो डील थी उसको मटीरियलाइज किया, एग्रीमेंट हो गया और उस आपका 10 सालों में मजमूई तौर के ऊपर हमें $3 अरब की बचत होगी मुस्लिम लीग नून के मुआहिदे के मुकाबले में। उसके साथ जो हर माह हम लेटर ऑफ क्रेडिट खोलते हैं जो मौजूदा ज्यादा अदायगी करना पड़ती है, आपको कम अदायगी करना पड़ेगी जिससे ज़र मुबादला के आवाज में कुछ मसाइल आ रहे हैं सामने। भटीजा मैं आपकी जानिब वापस आता हूं। राव साहब, आप अगर इसी को देखें, मुआशी इस वक्त सूरत हाल को देखें और जो दरपेश चैलेंजेस हैं उनका अगर मुकाबला देखें तो इस वक्त वफाकी हुकूमत किस जगह पे खड़ी है ऐसी सूरत हाल में कि जब नून लीग ये इल्ज़ाम लगाती है कि आपने जो तमाम मुआशी अशारिये दिए वो गलत है, आपकी इंफॉर्मेशन गलत है और हकायक उसके बरक्स हैं? देखिए, सियासी बयानबाजी अपनी जगह पे कौन किस तरह से क्या बात करता है, लेकिन आप ओवरऑल अगर देखें जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, जो प्रोजेक्शंस हैं, इंटरनेशनल इदारों की प्रोजेक्शंस हैं, लोकल हैं, IMF ने अभी आपका प्रोग्राम ओके किया है क्योंकि कंप्लायंस की जो रिपोर्ट है, जो इशारिये हैं, उनका बड़ा रोल होता है उसमें, अगरचे उनकी 1-2 डिमांड्स बिजली वगैरह के हवाले से भी थी, लेकिन ऑब्वियसली आपके जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है जब IMF डिसाइड करता है। इसी तरह से दूसरे जो इदारे हैं, इंटरनेशनल मॉनिटरी, जितने भी फाइनेंशियल इदारे हैं, लोकल जो एक्सपर्ट्स हैं, जो मार्केट जिस तरह से बिहेव कर रही है वो ये शो कर रही है कि चीज़ें बेहतर हो रही हैं, इंप्रूवमेंट आ रही है। और यकीनन आप इमरान खान साहब जो पहले दिन से जो बात करते हैं कि 50 अरब डॉलर आप बाहर भेज रहे हैं, इंपोर्ट जब कर रहे हैं तो 25 अरब डॉलर या 22 अरब डॉलर आप कमा रहे हैं, तो बाकी जो 25 अरब डॉलर का वो गैप है वो किस तरह से आप पूरा करेंगे बाहर जब आप पैसे भेज रहे हैं इतने ज़्यादा। तो वो उसके ऊपर जब उसको ट्रेड डेफिसिट को, गैप को बिल्कुल कम कर दिया गया तो उसमें ऑब्वियसली आपको एक स्पेस मिली अपने रिजर्व बिल्ड करने की। तो वो आप रिजर्व उसके उस तरह से तो नहीं बिल्ड हुए जिस तरह से आइडियली होने चाहिए, लेकिन रिमिटेंसेस में बहुत इजाफा हुआ है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में बड़ा इजाफा हुआ है। अभी गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग आप देख लें उसकी कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, गाड़ियाँ बिक रही हैं जिस तरह से। तो ये ओवरऑल जो इम्पैक्ट एक है। फिर अभी लेटली अगरचे इन्फ्लेशन की बात की जा रही है, कोई जिक्र नहीं कर रहा, सियासत के सारे चक्कर में पड़ गए हैं। सब्ज़ी लेने जाएं आपको पता चलेगा कि उसमें क्या सूरत हाल है। इतने, यानी मेरा ख्याल है 50% तकरीबन मोस्टली सब्जियों के रेट्स में जो ज़्यादा इस्तेमाल किए, जिसमें टमाटर, आलू वगैरह इस किस्म की चीज़ें मिलती हैं आपको, उनके रेट्स नीचे आए हैं। यकीनन कुछ ना कुछ तो हो रहा है जिसकी वजह से कुछ ना कुछ हो रहा है। साहब अपनी बात को मुकम्मल कीजिएगा, जैसा कि राव साहब इशारा दे रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो बेहतर हो रहा है। दूसरी जानिब नून लीग के साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि अफराते ज़र मुबादला, महंगाई वो उरूज पे पहुंच चुकी है, इनके दादोशुमार गलत है, उसमें कितनी सदाकत है और वो किस तरीके से लीड कर रहे हैं सियासत को? यासिर, आपने मुझसे पूछा? जी जी जी। यासिर, मिफ्ता इस्माइल साहब तो एक सियासी मुखालफत की बुनियाद के ऊपर हर बात को कहेंगे गलत है, लेकिन कुछ हकीकतें हैं जिन्हें आप जुटला नहीं सकते। उसी सिलसिले के अंदर कोशिशें हो रही हैं। यकीनी तौर के ऊपर GDP ग्रोथ वो नहीं है जो मुस्लिम लीग नून के दौर में रहा। दरमियान में कोविड था, दीगर फैक्टर्स थे, सब कुछ बंद हुआ, दोबारा एक मरतबा रिवाइव हो रहा है। उसके साथ कुछ एक ऐसे इंडिकेटर्स हैं जहां पर एक इंप्रूवमेंट आई है, वो हम आपके सामने बयान कर रहे हैं। इसी तरह कुछ और शोबों के अंदर भी प्राइम मिनिस्टर ने एक वाज़ेह इंस्ट्रक्शन दिए हैं आपको अगले 1 से 2 माह के दौरान उन शोबों के अंदर भी जिसमें नया पाकिस्तान हाउसिंग डेवलपमेंट स्कीम के अंदर आपको बड़ी सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट मिलेगी। इसी तरह जो मुल्क भर के अंदर सूबों में सरकारी इमलाक और जायदादें हैं जिसकी मालियत 1 ट्रिलियन से ज्यादा है, कोई उसकी यूटिलाइजेशन नहीं है, उसके लिए नेशनल एसेट मैनेजमेंट कंपनी कायम करने की प्राइम मिनिस्टर ने डायरेक्शन दे दी है। रिजल्ट आपको सामने आएंगे। उससे बढ़कर इस्लामाबाद, लाहौर और बड़े शहरों के अंदर
जिसमें बहुत पोस्ट सेक्टर्स हैं, वहां पर ब्यूरोक्रेट्स ने अपने उनके घर बने हुए सरकारी, और वो जगह जो है वो उसका इकोनॉमिकली यूज नहीं हो रहा। प्राइम मिनिस्टर ने एक हालिया इजलास के दौरान डायरेक्शन दे दी है कि सोसाइटी के अंदर हमने ये डिवाइड खत्म करना है, इसका ऑप्टिमम इस लैंड का यूटिलाइजेशन होना चाहिए। उन्होंने प्रॉपर एक प्लान, एक मांग लिया है। दर हकीकत जहां पे ऑपोजिशन के बयानात का सामना है, ऑपोजिशन की तनकीद का सामना है, वहां पे अवाला बहबूद के लिए और मईशत की बेहतरी के लिए भी इकदाम किए जा रहे हैं। नाज़रीन, ये तो थे हुकूमती इकदाम। अब ऑपोजिशन की प्लानिंग पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, सेनेट इंतखाबात में विफाक से लेके अहम सीट में जो जीत हुई, उसके बाद अपोजिशन की अगली हिकमत अमली क्या होगी? वो तो कहते हैं हमारी फतह हो गई और हम अपनी फतह की सीढ़ी के पहले कदम पे चढ़ चुके हैं। अब आने वाले दिनों में लॉन्ग मार्च होगा, अदम एतमाद होगा, कहां से होगा, लॉन्ग मार्च का आगाज कहां से होगा? इसका किसी भी अपोजिशन रहनुमा से सवाल किया जाए तो उसका एक ही जवाब है कि पीडीएम का जो इजलास होने जा रहा है 8 मार्च को, उसमें यह फैसला किया जाएगा। तो अभी तक इशारे क्या बताते हैं, अभी तक जो खबरें हैं उनसे नताइज क्या अखज़ किए जा सकते हैं? राना साहब से आगाज करते हैं। राना साहब, पीपल्स पार्टी ने अपने तमाम अरकान असम्बली को इस्लामाबाद में जमा कर लिया। दूसरी जानिब पीडीएम फैसला यह कर रही है कि हम इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। आज चेयरमैन ने यह कह दिया कि तमाम अरकान जो हैं वो इस्लामाबाद में जमा हो। इसकी बुनियादी वजह क्या लगती है आपको? शिरकत तो करनी ही नहीं। पीपल्स पार्टी जो है ना, वो अपना एक नया राउंड खेलने जा रही है। आप गौर करें, एक दफ़ा सेनेट की अदम एतमाद की एक तहरीक थी, सलीम मांडरी वाला, उसमें कामयाब रहे, दूसरे उम्मीदवार हार गए, याद है ना आपको? जी जी। इसमें भी आप देखें कि यूसुफ रज़ा गिलानी कामयाब रहे, मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार यहाँ पे इलेक्शन हार गए। पीपल्स पार्टी ने अब तक पीडीएम के अंदर जो उन्होंने चाहा है, जिसमें उनको फ़ायदा मिलता है, वो उन्होंने किया है। इस्तेमाल पूरी पीडीएम होती है, लेकिन जिसमें पीपल्स पार्टी का नाम हो, जिसमें यह हो कि एक जरदारी साहब पे बारी, वो करते हैं। इसलिए ये जो आज भी लोगों को वहाँ पे रहने का कहा जा रहा है, मैं आपको बता दूं, आने वाले दिनों में हालात तब्दील हो सकते हैं। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है, चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन जो हो रहा है, इसमें अपोजिशन के अंदर एक बड़ी दरार शुरू हो गई है। एएनपी मांग रही है वाइस चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए। अब्दुल गफूर हैदरी से ये कमिटमेंट कर चुके हैं, अख्तर मेंगल भी मांग रहे हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं बड़ी क्लियर, एएनपी इनसे अलहदा हो सकती है। आपको पता है ना, एएनपी के लोगों का बड़ा करीबी तल्लक है संजरानी साहब से, उनकी जमात से। अगर आप उनको डिप्टी चेयरमैन उनका बनाते हैं, तो फिर बलोचिस्तान से किसको लेंगे आप? फिर बलोचिस्तान के लोग तो एक तरफ होंगे ना। फिर बलोचिस्तान एक सूबा तो है, उसके सेनेटर भी उतने हैं जितने पंजाब के हैं, जितने सिंध के हैं, जितने केपीके के हैं। और अगर 2 सेनेटर जो एएनपी के हैं, अगर आप उनको कुछ नहीं दे रहे, नहीं डिप्टी चेयरमैन बना रहे सेनेट, तो फिर मैं आपको बता दूं, उनका खुफिया राय शुमारी से अगर इलेक्शन होगा तो 2 ये और 1 असद जुनीजो, मेरे पास सुनने में आ रहा है, मुझे नहीं पता, और एक दिलावर खान, इनके नाम भी आ रहे हैं कि शायद ये भी वोट ना दें। सुनने में आ रहा है इनका तल्लक जैसी जमात से है। मैंने नाम ले दिए हैं, अब इस पे काम शुरू हो जाएगा। लेकिन हमें जो चेम गोइयाँ चल रही हैं, आगे आप चले जाते हैं कि अख्तर मेंगल को आप क्या देंगे? उनके सेनेटर भी तो मौजूद है ना, उनको आप क्या देंगे? अगर आप उनको देते हैं तो अब्दुल गफूर हैदरी को क्या देंगे? लिहाजा अब हुकूमत के पास तो शायद कुछ देने को हो, अगर एमक्यूएम हो या कोई और बात मांगती है वाइस चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए, तो हुकूमत सीट तो एक है ना, अब क्या शैडो चेयरमैन? नहीं, मैं बता रहा हूँ, अब देखिए, अब जो ले दे या होगा ना ज़्यादा, वो अपोजिशन के लिए मुश्किल हो रही है। अब अपोजिशन के पास जितने वोट हैं, उनमें से अगर 4 वोट कम हो जाते हैं तो ख़त्म हो गया ना मामला, फिर तो मामला ख़त्म हो गया। 4 वोट वो कम हो जाते हैं, अंदर से कोई 1-2 वोट तोड़ लेते हैं, तो मामला किसी और तरफ चला जाता है। पहली शॉट अपोजिशन की अच्छी खेली, उन्होंने इलेक्शन जीत लिया, जीतकर सामने आ गए। लेकिन अभी ज़हन में रखिएगा, हो सकता है अजहर सदीक की जो पटिशन है, अगर उस पर कोई जादू चल गया, उस पर कोई काम हो गया, तो फिर क्या होगा? ये बड़ी चीज़ें जो है देखने वाली हैं। पहली दफ़ा होगा कि पीपल्स पार्टी जो अपनी अगली हिकमत अमली बना रही है, वो हिकमत अमली सेनेट इलेक्शन के बाद बनेगी। अब पीपल्स पार्टी के अंदर से ही अगर कोई ऐसा काम पड़ गया कि जिस तरह पहले एक दफ़ा सेनेट के इलेक्शन में बना था अदम एतमाद के वक्त, तो फिर क्या होगा?
मुझे मेरे जो सुनने में आ रहा है कुछ ऐसा होने जा रहा है, सही कुछ ऐसा होने जा रहा है। अब पीपल्स पार्टी समेत मुस्लिम लीग नून हो, पीडीएम की बाकी सियासी जमातें, उनकी हिकमत अमली ये है कि 8 मार्च के इजलास में वो देखेंगे, अभी वो सिर्फ लॉन्ग मार्च अनाउंस करेंगे। मैं आपको बिल्कुल क्लियर कह दूं, अभी अदम इत्मीनान की तरफ नहीं जाएंगे, जा ही नहीं सकते ना। कल अगर इत्मीनान का वोट ले लिया वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने, तो फिर ये बात कई माह पे चलेगी ना। फिर वो अपनी सियासत करेंगे और जाएंगे लॉन्ग मार्च। तो लॉन्ग मार्च मैंने बहुत अरसा पहले आपको कहा था कि ये पूरे पाकिस्तान से करेंगे, कि पंजाब से कौन निकल रहा है। इशारा दे दिया ना मौलाना ने, आज ही इशारा दे दिया कि एक शहर में तो इकट्ठे हो नहीं सकते, आपको मुख्तलिफ शहरों से एक जगह ये हमने आपको पता है, हमने तो 2-3 माह पहले कह दिया था कि इनकी प्लानिंग क्या है, किस तरह मफलूज करना सारा सिस्टम, किस तरह किया जाएगा। इनकी प्लानिंग ये है, ये इस तरह जाएंगे। अब अगली हिकमत अमली इनके लिए सबसे मुश्किल, मैं फिर कह रहा हूँ, अब हुकूमत के लिए शायद इतनी मुश्किल ना हो। यानी आपकी नजर में हुकूमत के लिए मुश्किल नहीं है, अपोजिशन के लिए देखिए ना, अगर ये हुकूमती इत्तेहाद भी किसी को तोड़ लेते हैं अपोजिशन वाले, तो किसी बुनियाद में तोड़ेंगे ना, क्या देंगे उन्हें? अब जो भी टूटेगा वो कहेगा मुझे डिप्टी चेयरमैन सेनेट बना दे। राव साहब की टेक ले लेते हैं। राव साहब, आप क्या समझते हैं कि नंबर गेम पूरी होने के बावजूद भी अपोजिशन क्या इसी मखमसे का शिकार हो जाएगी कि किसको सीट देनी है, किसको नहीं देनी, किसको नवाजना है, किसको अभी कुछ देर डिले पे रखना है? मेरा ख्याल है कि जो इम्तिहान से पीटीआई गुजरी है सेनेट के इलेक्शन में, अब ये इनका पीडीएम का इम्तिहान वो शुरू होने वाला है सेनेट चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन के ऊपर। ऑब्वियसली उनमें कितनी जमातें हैं और उम्मीदवार कितने हैं, तो उसके ऊपर कोई ना कोई तो करना पड़ेगा। फिर यूसुफ गिलानी को अगर आप चेयरमैन सेनेट का उम्मीदवार बनाते हैं तो ज़ाहिर पीपल्स पार्टी का तो डिप्टी चेयरमैन नहीं होगा, किसी और जमात का होगा। अभी पता नहीं वो पीडीएम उस तरह से उनको इंडोर्स करती है, क्या फ़ैसला करती है उनके हवाले से। फिर उसके बाद दूसरी बात, कल के बाद का जो मंजरनामा है वो हम बार बार बात उस पर हो रही है, राना साहब भी करें, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। कल के बाद का जो मंजरनामा है वो तो बिल्कुल कोई पता नहीं ये क्या सूरत हाल उसके बाद बनती है, निकलती है। लेकिन राव साहब पंजाब वाला ऑप्शन तो होगा ना उनके पास, समझ के करेंगे, आंखें बंद करके फैसला नहीं करेंगे। पंजाब वाला ऑप्शन देखे, पंजाब का ऑप्शन जो है वो मेरा नहीं ख्याल बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। अगर सिर्फ कौमी असम्बली का इलेक्शन कॉल कर लिया जाता है, ये गवर्नमेंट सारी इसी तरह इंटैक्ट रहती हैं, क्योंकि उसको तो डिसॉल्व नहीं कर सकते आप, वो तो चीफ मिनिस्टर चाहे तो होगी, वैसे तो नहीं हो सकती। तो उस वक्त जो इलेक्शन होंगे उनका क्या सीन होगा, आप किस किस्म की सिचुएशन होगी, इलेक्शन कमीशन पे कितना प्रेशर होगा, किस तरह से वो कंडक्ट करेंगे उस इलेक्शन को। और एक बहुत अजीबो गरीब सूरत हाल, वो बहुत ख़राबी भी हो सकती है और एक बहुत ही डिफरेंट किस्म के इमरान खान भी उस इलेक्शन से निकल सकते हैं, इमर्ज हो सकते हैं। जो इमरान खान की ख्वाहिश है कि वो ब्लैकमेल ना हो एलाइज के हाथों या दूसरे हाथों, एक क्लियर मेजॉरिटी उनके पास अपनी हो। तो ये बड़ा सीन चेंज होने जा रहा है। सेनेट का इलेक्शन चेयरमैन के ऊपर बहुत ज़्यादा मेरा ख्याल है कोई उस तरह से मसला नहीं होगा। एक खराबी जो उसमें हो सकती है पीडीएम के लिए ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि अगर से पीपल्स पार्टी पिछले वाले फार्मूले पे चली जाती है, वो डिप्टी चेयरमैन पे कंप्रोमाइज़ कर जाती है और अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, बिहाइंड द सीन भी हो जाती है, सही, तो वो बहुत बड़ा सेटबैक होगा पीडीएम के लिए। भट्टी साहब, आप क्या राय रखते हैं आपको पता चलेगा ये सारी जो टेंशन है? एक बात यासर, आखिरी जी राव साहब, यासर आखिरी बात एक कर दूं। यूसुफ गिलानी के इलेक्शन जो है वो फिर आपको पता चलेगा कि यूसुफ एक सीट के सेक्रीफाइस से आप कितने बड़े सियासी अफरा तफरी से बच गए हैं। सही। भट्टी साहब, आप क्या समझते हैं कि क्या ये सारी परेशानी, सारा मखमसे का शिकार पीडीएम ही है या पीटीआई भी है? आज जो खबर आई है वो तो एमक्यूएन में भी डिप्टी चेयरमैन सेनेट लाने पर गौर शुरू कर दिया है, अपना बंदा लाने पर। तो क्या पीटीआई को भी इस तरह की मज़ाहमत का सामना नहीं होगा? अंदरूनी तौर पर इत्तेहादियों को भी साथ में जोड़ के रखना है, उनके भी मुतालिबात मानने। यासे देखिए, ये मार्च का महीना बड़ा हंगामा खेज साबित हो रहा है और जो अब सियासी सूरत हाल डेवलप हो रही है, लेकिन इसमें क्रेडिट मैं राना साहब को दूंगा मार्च के महीने को हंगामा खेज साबित होने के लिए। राना साहब ने इशारा दिया मुझे पिछले महीने ही कि मार्च का महीना बहुत हंगामा खेज साबित होगा। जी बिल्कुल, और वो बिल्कुल राना साहब की प्रेडिक्शन के मुताबिक वैसे ही हो रहा है। और जो पोलिटिकल एक स्ट्रक्चर था ना, उसको एक धचका लगा है, सब चीजें अपनी जगह से हिल गई हैं, जो कि एक मुल्क के लिए, कौम के लिए एक अच्छा साइन नहीं है। अल्टीमेटली इसकी जो प्राइस हर गुजरते दिन के साथ पे करना पड़नी है वो अवाम को पे करना पड़ी, और कोई वक्ती तौर पर कोई बड़ा इसके अंदर बेनिफिट हासिल करने वाला आपको दिखाई नहीं देखा। देखिए 23 मार्च आगे आ रहा है और इस साल आपको पता है कि 23 मार्च हमने एक कौम एक मंजिल
के उन्वान से सेलिब्रेट करने का फैसला किया है। बड़ा तारीखी ये दिन है जिसके ऊपर काश जो सारा एक सियासी एक नई जंग का आगाज होने जा रहा है, ये कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। माजी करीब के अंदर बहुत बड़े बड़े मसलों के ऊपर कौमी इत्तेफाक राय कायम हुआ है, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं और मामलात को हल किया गया है। लड़ाई झगड़े के अंदर नुकसान होना है सबका, कोई बड़ी अचीवमेंट हासिल नहीं कर पाएगा और हर दिन की एक कीमत है जो इस मुल्क को अदा करना पड़नी है, जिस कौम को अदा करना पड़ी है। तो मेरे ख्याल में एक कौम एक मंजिल का जो इस दफा नारा है 23 मार्च के दिन, इस मौके के ऊपर कोई आगे बढ़कर काश इस सारे सियासी जो भंचाल को समेटने की कोशिश करे, बैठ के तय करें कि सिस्टम को मफलूज करना है, हुकूमत को मफलूज करना है अपनी जाती अनौर तस्कीन के लिए। काश माजी के हमें काश का लफ्ज इस्तेमाल करने की जरूरत ही ना पड़े, ये एक बुनियादी दुआ होनी चाहिए हमारी कि ये काश का लफ्ज ही हमारी जहनीयत से निकल जाए कि काश ऐसा हो जाए। राना साहब, बात मैं करूंगा, वापस लेके आऊंगा जिस तरफ राव साहब को मैं लेके जाने की कोशिश कर रहा था पंजाब के हवाले से, कि पंजाब के हवाले से जो अदम एतमाद की तलवार लटका दी गई है अब वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार पे, ये पंजाब का फार्मूला आसिफ जरदारी साहब ने किस बुनियाद पर दे दिया? मैंने आपसे पहले कहा कि इसका फार्मूला बनाया गया था और ये फार्मूला आज से तकरीबन 1 माह पहले बन गया था और इस फार्मूले के तहत पीडीएम को ये यकीन दहानी कराई गई थी कि आप मेरे कहने पर चले। जिस वक्त आसिफ अली जरदारी ने, आपको पता होगा, मोहतरमा की शहादत के बरसी के मौके पर जो तकरीर एक की थी कि मुझे पता है मैंने किस तरह करना, आप सब कुछ देखें, मेरे कहने पे देखें, मेरे तरीके से देखें, तो उस वक्त ये फार्मूला तय हुआ था जिस पर मौलाना साहब जो है काफ़ी हद तक राज़ी हुए थे। ये जो आपको लॉन्ग मार्च आगे से आगे जा रहा है ना, ये उसी फार्मूले के तहत था। उस फार्मूले के तहत यही था कि जनाब किसी तरीके से बलोचिस्तान में मौलाना साहब को दाखिल किया जाएगा, पंजाब के अंदर जो है वो मुस्लिम लीग नून या किसी बड़ी इत्तेहादी को। अब मुस्लिम लीग नून जो है वो इस पर तैयार नहीं है, मैं आपको ये बता दूं। और वफाक के अंदर मैंने जिस तरह कहा कि वो मियाँ नवाज शरीफ यहाँ तक तैयार हो गए थे कि वफाक में पीपल्स पार्टी हुकूमत ले ले, हमें कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन पंजाब हमें दिया जाए। अब मामला जो आसिफ अली जरदारी साहब ने गेम की थी, जो फार्मूला तय किया था, जिस तरह राव साहब कह रहे हैं इतना आसान नहीं है, ये इतना नहीं होगा, अब उस पर अमल नहीं हो सकता। देखें, एक चोट खाने के बाद ना इंसान समझ जाता है कि मुझे एक चोट लगी है, अब मैंने किस किस जगह से अपने कौन कौन से जो जहाँ से पोजीशन ख़राब है, जहाँ पे मेरे खिलाड़ी ठीक नहीं है, वहाँ पे किस जगह पे किसको ठीक करना है। कोई शक नहीं है, मुझे नज़र आ रहा है कि पंजाब में कोई तब्दीली आ सकती है, जो चल रही है बातें, कोई शक नहीं कि और भी किसी जगह तब्दीली हो सकती है, लेकिन ये चीज़ें हिस्से में नहीं आएंगी। ये अब आसिफ अली जरदारी साहब के फार्मूले के मुताबिक नहीं होगा या सर, ये मैं आपको बिल्कुल वो चीज़ बता रहा हूँ जो इस वक्त मार्केट में है। मेरी आज बड़ी ज़ुम्मेदारान से बात हुई है, उन्होंने कहा नहीं बस हो गया जितना होना था, अब इससे ज़्यादा नहीं होगा। और अब मेरा ख्याल है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान भी बहुत सी चीज़ों को समझ चुके हैं, उन्हें भी इस बात का इल्म हो चुका है कि मैंने वाकई किस जगह पर ज़िद करनी है, किस जगह पर ज़िद नहीं करनी है, कहाँ पर कुछ जो है बेहतर करने के लिए मैंने कहाँ पर किसी को हटाना है, किसको नहीं हटाना। ये काफ़ी चीज़ें जो है मामला दुरुस्ती की तरफ जा रहे हैं और इमरान खान साहब जो हैं वो अपने गोल अचीव करेंगे। देखें, जिस शख्स ने ये जहन बना लिया है कि मुझे अगर सब कुछ छोड़ना भी पड़ता है लेकिन उसके बावजूद मैं स्टैंड लूंगा, तो फिर वो कुछ ना कुछ कर जाएगा। यानी आपको ये लगता है कि दलील ना कोई इकदाम वो उठा लेगा? देखें, मैंने उनके मैच भी देखे हैं, ठीक है, क्रिकेट और सियासत में बड़ा फर्क है, लेकिन इमरान खान बड़े मुश्किल वक्त पे निकले हैं, बड़े मुश्किल तरीन हालात से निकले हैं। राव साहब, आप क्या इस पे टेक रखते हैं कि ये जो बातें चल रही हैं पंजाब में तब्दीली के हवाले से, अगर तब्दीली होती है तो उस तब्दीली में हिस्सा क्या पीटीआई को ही मिलेगा जो अभी चल रहा है, सिर्फ चेहरे तब्दील होंगे, या फिर ऑपोजिशन इसमें कोई गेम चला सकती है? देखिए, उसमें सबसे जो बुनियादी स्टेक होल्डर है पंजाब में, सेकंड लार्जेस्ट पार्टी, वो मुस्लिम लीग नून है। मुस्लिम लीग नून ने क्या किया सेनेट के इलेक्शन में, आपको नज़र आ गया किसने किया है, ये भी आपको पता चल गया। जिसने वो गेम की है उसकी मर्ज़ी के बगैर पंजाब में नहीं होगा कुछ। अगर मुस्लिम लीग नून उस फार्मूले पे नहीं जाएगी, जरदारी साहब के या जिसका भी है वो फार्मूला, तो वो वहाँ पे कुछ नहीं होगा। और मेरा नहीं ख्याल कि शहबाज शरीफ साहब उस फार्मूले से एग्री करते हैं। वो वेट करेंगे, वो कोशिश करेंगे कि पंजाब में जो परफॉर्मेंस का जो क्राइसिस है या गवर्नेंस का क्राइसिस है वो ज़्यादा एलेबोरेट हो, उस पर खेलें वो, और आगे चल के फिर उसको वो कैश कराएं।
तो मेरा नहीं ख्याल कि पंजाब में कोई बहुत सीरियस मूव होने जा रही है। शायद किसी को लालच दिया गया हो थोड़ा घुमाने के लिए कि जी पंजाब में भी करेंगे, आपको एडजस्ट करेंगे, इधर भी करेंगे, उधर भी करेंगे। मेरा तो ख्याल है ये लॉन्ग मार्च भी फारिग हो जाए। जो मैंने बात की है सेनेट के चेयरमैन के इलेक्शन पे भी एक गेम पढ़नी है, उसके बाद ये लॉन्ग मार्च भी फारिग हो जाना है। आपको लॉन्ग मार्च सेनेट इलेक्शन में कोई बड़ा अपसेट अब अपोजिशन के हवाले से आपको लग रहा है? भट्टी साहब, आप क्या समझते हैं, जैसा कि आपने आगाज में बात की थी कि PMLQ के जो अफराद हैं इस्लामाबाद में मौजूद हैं लेकिन उन्होंने शिरकत नहीं की। अब मैं बुनियादी तौर पे आई उस तरफ जाता हूं जो जरदारी साहब ने फार्मूला दिया है। अब उस फार्मूले के तहत क्या उन लोगों को राम कर लिया जाएगा जिन्होंने बाकायदा तौर पे हर मुश्किल मौके पे ये यकीन दहानी करवाई कि हम आपके साथ हैं? जैसे देखिए, जरदारी साहब की और चौधरी बिरादरान की मेरे ज़राए के मुताबिक 2 माह कबल पूरे पॉलिटिकल सिनेरियो के हवाले से बहुत डिटेल डिस्कशंस हुई हैं और फ्यूचर के हवाले से बहुत सी चीज़ें उन्होंने डिस्कस की हैं और उन्हें उनकी हद तक, कुछ शख्सियात की हद तक उन्हें फ्यूचर का सियासी मंजरनामे में काफ़ी हद तक क्लैरिटी है। और ये सेनेट इलेक्शन से कब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग की कुछ शख्सियात के मबैन ये बहुत डिटेल डिस्कशन रही है कि सेनेट इलेक्शन के साथ ही पंजाब के अंदर ही हमें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मूव को एक्टिव करना चाहिए। उस वक्त एक्टिव ऑब्जेक्टिव ये था कि सेनेट इलेक्शन के ऊपर प्रेशर बिल्ड होगा, उसके हमें एडवांटेज मिलेगा। लेकिन सेनेट इलेक्शन के बाद भी उनका प्लान था। तो पंजाब के अंदर बहुत आसान है उनको अपना हदफ हासिल करना, लेकिन मामला यह है कि कुछ चीजों का वक्त मुकर्रर है, मुतय्यन है, उसके मुताबिक चीजें होनी है। जैसा कि मैंने कहा कि जो एक 3 मार्च से पहले तक जो एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था जो बना हुआ था वो उसको धचका लग चुका है और इस्लामाबाद के अंदर 1 माह से फजा बदली हुई है, चीजें उस तरह हाउस इन ऑर्डर नहीं है। अब एक चीज वाजे हो गई है कि आने वाले दिनों में अब ये सारा सियासी बोझ इमरान खान साहब को खुद उठाना पड़ेगा। लेवल प्लेइंग फील्ड अपोजिशन को मिल गई है। वो जो न्यूट्रल एटमॉस्फेयर की बात करते थे कि न्यूट्रल लोग हो गए कुछ, उनको एडवांटेज मिलना शुरू हो गया, जिसकी वजह से पाकिस्तान तरीके इंसाफ की मुश्किलात में इजाफा होगा, पहले मरले में पंजाब में और दूसरे मरले के अंदर मरकज के अंदर। तो ये चीज बड़ी क्लैरिटी है। पहले भी अब द लास्ट प्रोग्राम में मैंने कहा था कि आपको याद होगा कि जब अचानक मोहम्मद अली दुरानी साहब एक्टिव हुए थे, 2 उन्होंने मुलाकातें की और उसके बाद वो मंजर से गायब हो गए। क्या उनकी मुलाकातें बेसूर क्या मुलाकातें रायगा गई? अब जिस सवाल ये है कि साइड से चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन और कल का जो एतमाद का वोट है, इन दोनों के नताइज सामने आएंगे तो फिर यह फैसला किया जा सकता है कि डिफेंसिव कौन खेल रहा है और अग्रेसिव कौन हो चुका है। बहुत शुक्रिया सुहेल इकबाल भट्टी साहब, राव खालिद साहब, इसका वक्त देने के लिए। नाज़रीन, द लास्ट स्टार से मुझे और राना अजीम साहब को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।